हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। पूनम तलाधैया की बुक से हम लोग अपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ये जान लिया था कि हिस्ट्री को पढ़ने के सोर्स क्या हैं। लिटरेरी सोर्सेज जाने थे जिसकी दो कैटेगराइजेशन होती हैं। एक होते हैं रिलीजियस लिटरेचर सोर्सेज, एक होते हैं सेकुलर लिटरेचर सोर्सेज, एंड फिर कुछ होते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज कि कोई ऐसी चीज़ जिनके ऊपर कोई नक्काशी या कोई जो चित्र हो वो बना हो। ज़रूरी नहीं है कि वो लिखावट की फॉर्म में हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया की। सबसे पहले मुझे आप लोगों में से कोई फटाफट डिफाइन कर दो कि प्री हिस्टोरिक एज क्या होती है, या फिर प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है बेसिकली। राइटिंग सिस्टम के बारे में क्या कह सकते हो यहाँ पर? नहीं, राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, है ना। तो जो हिस्ट्री है और जो आइडेंटिटी है ह्यूमन सेटलमेंट्स की इंडिया के अंदर, वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स तक जाती है। अब आप पूरा का पूरा मुझे एक बात बताओ, प्री हिस्टोरिक टाइम को पता लगा सकते हो आप क्या? प्री हिस्टोरिक टाइम को आप पूरा पता लगा सकते हो? मतलब जो भी प्री हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें हुई होती हैं। प्राण्या, मैं लोगों को ये बता रहा था कि प्री हिस्ट्री एक वो एज होती है जो हमने कल पढ़ा था। राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं होता यहाँ पर, है ना। लिखावट फॉर्म कोई भी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन मुझे आप लोगों से जानना है कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम है वहाँ उसके बारे में आप 100% जान सकते हो क्या? नहीं। मैंने क्या बताया था, किसी भी एरा या कल्चर के बारे में जानना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? राइटिंग। मुझे एक बात बताओ जरा प्राण्या, ये जो पूरा का पूरा ये जो बुक है या इतनी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, इसके बारे में भी हम जान कैसे पा रहे हैं अभी ऑन द स्पॉट? श्रेया, कैसे जान पा रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में इतिहासकारों ने कुछ ना कुछ लिखा है, सिर्फ इसी वजह से तो। इंसानी दिमाग तो कुछ भी इंटरप्रेट इंटरप्रेट करने लग जाए वरना, ऐसे तो है कि नहीं मयूर? ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था, प्री हिस्टोरिक पीरियड एक वो पीरियड होता है जब किसी भी प्रकार की जो स्क्रिप्ट है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। और हमारी जो नॉलेज है इस पीरियड को समझने के लिए, प्री हिस्टोरिक एज को समझने के लिए, वो जो मटेरियल रिमेन्स जो मिलते हैं एस्कावेटेड साइड के ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कि प्राण्या, आपने जमीन की खुदाई करी, कोई आपको पॉट्स, मटके, कोई धातु, जो भी आपको चीजें मिली, उसके बेसिस पर सिर्फ आप एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हो कि उस जमाने का कल्चर कैसा रहा होगा, लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी, राइट। अब क्या है, अगर हमें एक्सटेंसिव स्टडी करनी है इस इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, इसका क्रेडिट एक हिस्टोरियन को जाता है। उनका नाम था सर रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला पेलियोलिथिक टूल डिस्कवर करा था इंडिया के अंदर। आगे बढ़ने से पहले एक बारी मैं आपको पेलियोलिथिक टर्म का मतलब बता देता हूं। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है, पेलियो, जिसका मीनिंग होता है ओल्ड, और लिथिक वर्ड का मतलब होता है स्टोन। यानी कि आप इसको कह सकते हो दिस इज द ओल्ड स्टोन एज। प्राण्या, यहां पर जो पत्थर इंसान यूज करते होंगे जानवरों को मारने के लिए, हंटिंग गैदरिंग के लिए, उनकी शेप इंप्रूव होगी या फिर ऐसे ही जैसे मर्जी यूज करना है कर लिया उन्होंने? बड़े साइज के होंगे, अच्छे से रिफाइन नहीं होंगे, शार्प एजेस वाले नहीं होंगे। किस प्रकार के पत्थर होंगे शुरू शुरू में जब इंसानों ने यूज करना शुरू करे होंगे अपने हंटिंग एंड गैदरिंग स्किल्स के लिए? बेकार क्वालिटी के, उन्होंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया होगा उसकी एजेस पे, उनको शार्प करने के लिए, है ना। याद है वो बड़े पत्थर वाली बात, बोल्डर्स वाली बात श्रेया? उठाकर कैसा भी पत्थर मार दिया जानवरों के ऊपर, है ना। अब पहला पेलियोलिथिक टूल इन्होंने क्या डिस्कवर करा? पलावरम हैंडेक्स। हैंडेक्स का मतलब क्या होता है आम भाषा के अंदर? इसको क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी। वेर इज पलावरम?
कौन गया ये तमिलनाडु। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, कोई पूछे हमसे कि कोई एग्जाम में पूछा जाए हमसे कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ये जो हैंड एक्स डिस्कवर करा था, पलावरम हैंड एक्स, ठीक है, कहां पर है ये, कहां से डिस्कवर करा, स्टेट क्या होगी? तमिलनाडु। बाद में इसी ने, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, लार्ज नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट्स दक्षिण भारत के अंदर डिस्कवर करी। क्यों? एक बार के लिए प्राण्या, जब ये हैंड एक्स मिल गया तमिलनाडु से, और तमिलनाडु कहां पर है? सदर इंडिया का पार्ट है। इन्होंने देखा और भी टूल्स तो मिल सकते हैं, इंसानों के बारे में और भी तो चीजें जानी जा सकती हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं रॉबर्ट ब्रूस फूट की जो स्टडी है वो काफी लिमिटेड थी? इसकी जो स्टडी थी काफी लिमिटेड थी इस जमाने को समझने के लिए। बताओ क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर? नहीं, वो तो चीज ठीक है, ब्रॉडर कैटेगरी में इसको क्या कहोगे? एस्कवेटेड मटेरियल्स। जबकि स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव कैसे हो सकती थी? राइटिंग सिस्टम को इंक्लूड करके। लेकिन ये यहां पर इस जमाने की लिमिटेशन है क्या? ये क्यों नहीं डिस्कवर कर पाया कोई भी राइटिंग सिस्टम? था ही नहीं। ठीक है, हाँ बताओ, बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता था, ऐसी बड़ी सारी चीजें थी। इसके ऊपर जो हैंडेक्स है ना, पता है कैसे बोला गया? मैं बताता हूँ। लकड़ी तो मिली ही नहीं, पहली बात है प्राण्या, लकड़ी तो मिली ही नहीं। इस पत ये है ओरिजिनल, मैं दिखाता हूँ कहाँ गया ये। यही है, ये रहा। यहां पर क्या है, कुछ एक जगह है, होल है, ऐसा इमेजिनेशन में बना लिया गया हिस्टोरियंस के द्वारा। और बाद में जब इस प्रकार के टूल्स और ज्यादा मिले, तब ये चीज प्रूफ हुई कि हाँ, ये एक प्रकार की कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल होता था। अब ये इमेजिनेशन कैसे? ये एक इधर होल है जो कि यहां से यहां पास आउट हो रहा है अंदर से। हम कैसे मान लें ये छेद के अंदर से किसी ना किसी प्रकार की लकड़ी पास आउट होती होगी? अभी प्रूफ करता हूं इस बात को। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बाकी लोग भी समझना इस चीज को। ऐसे ही पत्थर है ना ये कुछ। अब इसके अंदर से यहां पर एक होल है, यहां पर ये, और इधर, यहां से लकड़ी ही पास आउट होकर और ये कुल्हाड़ी की तरह ही यूज होता होगा। हम कैसे बता सकते हैं? लकड़ी तो मिली नहीं। ये इस प्रकार से बता सकते हैं प्राण्या, यहां पर क्या है, ये जो पत्थर ऐसे मिले ना कहीं कहीं, ये जो शार्प आपको दिख रहे हैं जिनमें होल है, किसी किसी साइड पर, मयूर याद करो, वुडन हैंडल्स ना होके प्राण्या बोन हैंडल्स हुआ करते थे। जानवरों की हड्डी को घिस घिस के यहां पर ऐसे करके ऐसे बोन बना लिया जाता था। तो ये इमेजिन कर लिया गया, हाँ भाई, कुछ बोन हैंडल्स की एक्सेस थी, कुछ वुड हैंडल्स की एक्सेस थी। लकड़ी क्योंकि डेकी हो गई, सर्वाइव नहीं कर सकी इतने सालों में, लकड़ी मिट जाती है। ये देखो, यहां पर एक होल है, इस पे एक जगह है। हथौड़ी जैसे होते हैं, लोग क्या करते हैं, लकड़ी उसमें फंसाकर ठोकते रहते हैं। हथौड़ी अगर ढीली पड़ भी जाती है, और ठोक ठोक के उस लकड़ी को अंदर नहीं कर देते हैं उस लोहे के? बताओ। हाँ, लेकिन ये याद रखना भी, मेटल की बात यहां पर नहीं हो रही है इस जमाने के अंदर। ये सिर्फ पत्थरों की बात हो रही है यहां पर। कुछ पत्थर की जैसे वो शेप दे पाए। अच्छा पुराने एक बात बताओ, ये कुछ बहुत पैनी भी नहीं है, बहुत ज्यादा पैनी भी नहीं है, ठीक ठाक है। ये देखो, ये अच्छी है फोटो, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है ना, उस जमाने के इंसानों ने प्राण्या श्रेया किसी दूसरे पत्थर से ठोक ठोक के इसको ये शेप दिए। क्योंकि देखो, ये निशान, ये निशान, ये निशान, ये निशान। और मयूर याद है ना, इनको फ्लिंट बोलते हैं, हम आगे चल के देखेंगे, है ना। ये पुराने वाला डाउट क्लियर हुआ? हाँ हाँ। हम्म।
वो भी हो सकता है, बोल सकते हो, लेकिन फ्लिंट बेसिकली क्या होता है, छोटे पत्थर जिनसे दूसरे पत्थर को घिस घिस के कुछ ना कुछ नकाशी या शेप दी जाए। हाँ, और जलते जलते ऐसे इंसानों से चिंगारी जल गई थी एक दिन। अब यहां पर दूसरा हिस्टोरियन जो था वो था सर मॉर्टिमर व्हीलर। जस्ट अ मिनट, एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ा लूं मैं। सर मॉर्टिमर व्हीलर, इनका कंट्रीब्यूशन भी काफी सिग्निफिकेंट था। ठीक है, इन्होंने भी हमारी प्री हिस्टोरिक कल्चर की नॉलेज को काफी बढ़ावा दिया है। अब अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए, एक लिस्ट ऑफ हिस्टोरियंस अगर आपको गिवन और आपसे कोई पूछे इंडियन पीरियड के प्री हिस्टोरिक टाइम्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल्ड एस्कवेशंस किसने करी हैं, एस्कवेशंस ही बोलूंगा मैं, स्टडी तो बोलूंगा नहीं, राइटिंग्स तो बोलूंगा नहीं, एस्कवेशंस किसने करी हैं, आपका आंसर क्या होगा? नंबर वन किसको प्रायोरिटी पे रखोगे? सर रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्यों? इन्होंने क्या ढूंढा था, क्या डिस्कवर करा था? पहला पेलियोलिथिक टूल। क्या नाम था उस पहले पेलियोलिथिक टूल का? पलावरम हैंडेक्स। सिर्फ हैंडेक्स मत बोलना, पलावरम हैंडेक्स। वेयर इज पलावरम? तमिलनाडु। दूसरे कौन थे हिस्टोरियन? सर मॉर्टिमर व्हीलर। ठीक है, अब देखो इस जमाने के अंदर प्री हिस्टोरिक जो एज है, यानी कि प्राण्य, जब भी ये वर्ड आएगा ना हमारे सामने, प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक इंडिया या प्री हिस्ट्री, हमेशा आप समझ जाना दिस इज अ स्टोन एज, दिस इज द स्टोन एज। अब यहां पर भी ऐसे लक्ष्मीकांत की तरह ना श्रेया 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे होते, कभी कभार किसी पेजेस के अंदर, हर जगह नहीं। हमें यहां पर इमीडिएटली उनको देख लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? इसको स्टोन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले मानव इंसान जो कि इस पीरियड के अंदर उनके कंकाल, उनके अवशेष जो डिस्कवर करे गए, उनकी बॉडी जो डिस्कवर करी गई, उनके साथ साथ उनके रहन सहन का जो तरीका डिस्कवर करा गया थ्रू एक्सकवेशन ऑफ टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, ये फाउंड आउट करा गया कि सारे के सारे जो टूल्स थे वो स्टोन के ही वो लोग यूज करते थे। ठीक है, एंड वो इन्हीं पत्थरों से बने टूल्स की मदद से दे यूज टू हंट एंड गैदर। कल मैंने बताया भी था प्राण्य यादव का हंटिंग एंड गैदरिंग वाली बात, है ना? पत्थर को यूज करके जानवर को मार देना, टॉर्टोइस को मार देना, घड़ियाल को मार देना, किसी भी प्रकार के पत्थर। अच्छा मुझे क्या बताओ, स्टोन एज ना, वैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जस्ट 1 मिनट के अंदर बताऊंगा, 3 कैटेगरी में होती है। जैसे पेलियोलिथिक एज, फिर इसकी भी कैटेगराइजेशन होती है, अर्ली पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। मुझे बताओ जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता रहेगा, मैं जैसे ही पॉइंट 1 से 2 से होते होते 3 तक जाऊंगा, स्टोन टूल्स की क्वालिटी अच्छी होगी या फिर और ज़्यादा बिगड़ेगी? क्या समझते हो इसके बारे में? क्यों? क्यों? वेरी गुड, स्किल्स प्लस नॉलेज, और इसी के पीछे रीजन है जो आप बोल रहे हो, ह्यूमन ब्रेन डेवलप होते गया। अच्छा, जो ह्यूमन ब्रेन प्राण्य डेवलप हो रहा था, मुझे जरा उसके साइज के बारे में कुछ बता सकते हो? साइज बड़ा हो रहा था कि छोटा हो रहा था? साइज छोटा हो जाता है। याद करो, कल मैंने जानवरों के बारे में मयूर क्या बताया था, जंगली जो चीजें होती हैं या फिर जो बहुत तहसनेस होती है ना, वो हमेशा उनका साइज बड़ा होता है कुदरत में। जैसे ही वो ऑर्गेनाइज होने लगती है वो छोटे होने लग जाते हैं। अच्छा एक बात बताता हूँ प्राण्य, आप जानते होंगे, आपने केस स्टडीज देखी होंगी और ये ओरिजिनल फाइल्स देखी होंगी इसकी, कि कहते हैं कि एलियंस जो होते हैं ना उनकी आंखें बहुत बड़ी होती है, सर और भी छोटा होता है इंसानों से। वो ज़्यादा डेवलप है क्योंकि हमसे, जो दूसरे ग्रह से आए हुए कोई जो हैं। क्योंकि एक बात बताओ, जिसने ऐसा यूएफओ डेवलप कर लिया हो जो कि जीरो ग्रेविटी में वर्क कर सकता है, कैसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, एंड अलग प्रकार का फ्यूल जो कि अपने आप को गायब कर सकते हैं, और ये हम सब जानते हैं प्राण्य, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, वो यूएफओ से आते हैं, उनके पास बहुत सारी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, और उनसे इंसानों ने, पृथ्वी के बहुत सारे इंसानों ने इंटरेक्ट भी कर चुके हैं वो लोग, है ना? लेकिन उनका साइज एज कंपेयर टू ह्यूमन साइज ऑफ अर्थ की ह्यूमंस के साइज के कंपैरिजन में उनका साइज काफी छोटा होता है, आंखें काफी बड़ी होती हैं। दिस शोज इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है उनके अंदर। ठीक है, अच्छा, लेटेस्ट, जैसे सबसे लेटेस्ट प्रजाति क्या है ह्यूमन की, स्पीशीज की, क्या बोलते हैं हम उसको? कोई कुछ टाइप कर रहा है क्या? बोलो भाई, प्राउडली बोलो यार, क्या हो गया? अपने आप को नहीं जानते हो तुम क्या हो?
होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। इसके बाद एक और चीज डिस्कवर हुई है चाइना के अंदर, मैंने बताया था, याद करो वो लेक्चर, ड्रैगन मैन। वेरी गुड। प्राण ने सुना इसके बारे में, ड्रैगन मैन के बारे में? नहीं वो ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट आए हैं जिनका जो देखा गया कि इवोल्यूशनरी फीचर जो अब जो होमोसेपियंस कन्वर्ट होंगे ना, अब वो इनमें होंगे कन्वर्ट। इनका साइज वगैरह कुछ ऐसा देखा गया कि ब्रेन का साइज थोड़ा सा और अलग तरीके से है, फीचर्स बदल गए हैं, वो बदल गए, एंड दे आर मच मोर एडवांस देन होमोसेपियंस, मच मोर इंटेलिजेंट देन होमोसेपियंस। और आपको पता है ये तो कुदरत की देन है, इसमें तो हम ये कोई कंपैरिजन एनालिसिस, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस तो कर नहीं रहे हैं, ये तो इवोल्यूशनरी फीचर्स हैं बस। ठीक है। अब दिस फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज रेफर टू एज स्टोन एज। ये मैंने पूरी बात कर दी है नीचे, हाँ ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द जियोलॉजिकल एज, जियोलॉजिकल एज मतलब कोई भी चीज कितनी पुरानी है कितनी नई है ना, टाइप और टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड, और सबसिस्टेंस बेस। व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस? फूड का जुगाड़ करना अपने जीवन निर्वाह के लिए, राइट? और ये फूड का जुगाड़ उस जमाने में कैसे होता था, जल्दी बताओ? हंटिंग एंड गैदरिंग। तो जो इंडियन स्टोन एज है उसको आप तीन प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो। वैसे तो स्टोन एज को जनरली पूरे वर्ल्ड में भी क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर हम लोग क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए अब यहां पर स्टार मार्क बनाकर एक चीज लिख रखी है कि राइटर बोल रहा है ये एक जनरल टाइम फ्रेम है, क्योंकि शरिया किसी का बाप भी प्रिसाइज डेट तो बता नहीं सकता ना कि इस दिन से स्टार्ट हो गया था ये। पुराने यहां पर तारीखें क्यों नहीं लिख रखी 1 जुलाई 2 जुलाई 28 फरवरी, ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जैसे प्राण्य, चलो इतनी दूर क्यों जाना, अगर हम इसी को बोलते कि एंशिएंट हिस्ट्री कब खत्म हुई, मेडिवल कब स्टार्ट हुई, मॉडर्न कब स्टार्ट हुई और पोस्ट इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई, ये भी कोई नहीं बता सकता ना। ये कोई दिन थोड़ी ना होता कि एक सुनहरी सुबह आएगी उसके दिन से ये सब कुछ डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है। ओल्ड स्टोन एज जिसको बोला जाता है पेलियोलिथिक एज, हमने क्या देखा, पेलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज 5 लाख टू 10,000 BC। लेट स्टोन एज मीजोलिथिक एज, और इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं वैसे, 10,000 टू 6,000 BC। न्यू स्टोन एज 6,000 टू 1,000 BC। प्राण्या ये नंबर पीछे क्यों जा रहे हैं, डेट तो आगे बढ़ती है ना हमेशा। मैं 2013 से 14 की तरफ ही बढ़ूंगा, ये पीछे क्यों जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं प्राण्या, क्योंकि अब आप यूपीएससी की फील्ड में आ गए हो, अब ना दिमाग से ये वाली वर्ड और जुबान से निकाल देना एडी और बीसी। क्यों? ये क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजीज थी जो कि एक जमाने में यूज होती थी। अब आप एडी की जगह बोलना सीई कॉमन एरा, एंड बीसी की जगह बोलना बिफोर कॉमन एरा, नॉट बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। जीसस क्राइस्ट को रेफरेंस मानकर अब ये डेट देना, लिखना ठीक बात नहीं है यूपीएससी के पेपर में। ठीक है। और ठीक है, अच्छा यहां पर एक एनालिसिस मेरे को बस आपसे ये पूछनी है, ये जो टाइम रेंज है 10,000 से 6,000 यानी कि 4,000 BC, 4,000 साल हो गए, 6,000 से 1,000 5,000 साल हो गए, और ये 5 लाख से 10,000, सबसे बड़ा स्टोन एज लंबे टाइम फ्रेम का कौन सा है? पेलियोलिथिक। ये इसलिए बता रहा हूं मैं मयूर, प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है अलग से, और एमपीपीएससी में आ भी चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन। बहुत इजी लग रहा है ना अभी यहाँ पर देखने पे, लेकिन इजी तो तब होगा ना जब बच्चे इस चैप्टर को, ऐसे किसी चैप्टर को पढ़ते होंगे तब। अब पुराने का बताओ, अगर जैसे आज ही नहीं पढ़वाया तो एकदम से आपके सामने क्वेश्चन पूछ देता, कंफ्यूजन का स्कोप है कि नहीं है यहाँ पर, बताओ गलती करने का स्कोप है कि नहीं है? यस। तो सबसे बड़ा फैला हुआ एरा, सबसे लंबा स्टोनेज कौन सी चली लॉन्ग ड्यूरेशन की? ओल्ड स्टोनेज, पेलियोलिथिक एज। वो इसलिए क्योंकि पेलियोलिथिक एज ना क्लासिफाई होती है अर्ली, मिडल
एनलेट या अपर। याद करो मयूर, एनसीईआरटी में सिर्फ इनका एक छोटा सा एक बॉक्स गिवन था, मैंने आपको बताया था कि पूनम दलाल दहिया के अंदर डिटेल में पढ़वाऊंगा इसको। बॉक्स ही था, पेज क्या था एक हल्का सा, ठीक है। अब बात करते हैं पेलियोलिथिक एज की, और यहाँ पर दे रखा है हमें पॉइंट नंबर 2। ये मैंने आपको बता दिया, पेलियो का मतलब क्या होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। यहाँ पर इंसान कैसे थे, देवर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, यानी कि प्राण्या एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते थे क्या कुछ कुछ इंसान, थोड़ी बहुत नहीं। जो पेलियोलिथिक एज है वो अर्लीस्ट पीरियड था स्टोन एज का, जो कि डेवलप होता है अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एजेस होती हैं। जैसे प्राण्या आपने मूवी भी देखी होगी, एक कार्टूनिक मूवी है आइस एज, उसके पार्ट्स हैं आई थिंक एक दो, आइस एज 1 2 3 ऐसा कुछ करके एक एरा चलता था। जैसे अभी हम कौन सी एज के अंदर है, ये साइकिल चलती रहती है, आइस एज, अभी हम कौन में, वॉर्म एज में। डायनासोर कौन सी एज में खत्म हुए थे, इसके बॉर्डर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी यहां से यहां। डायनासोर के खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बोल सकता हूं, यस, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो गया था, आकाश से बहुत सारी चीजें क्या गिर रही थी, एस्ट्रॉइड्स। लेकिन वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रीजन है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो पूरी पृथ्वी पे थोड़ा थोड़ा पत्थर ही पत्थर गिर रहे थे, ऐसा तो कुछ एविडेंस नहीं है। हमारे इंडिया में भी मुश्किल से मयूर एक लोनार लेक देखने को मिलती है महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ वही एविडेंस है पूरा के पत्थर गिरा था। रशिया के अंदर एक वो माइन जो कि काफ़ी गहरी है, वो मैंने बताया था ना, कुछ किलोमीटर तक का गड्ढा बना रखा है नीचे, ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने। तो पेलियोलिथिक एज जो है इट इज़ द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज, जो कि डेवलप हुई प्लीस्टोसीन पीरियड के अंदर। अब ये प्लीस्टोसीन पीरियड जो है किसी भी एग्जाम के अंदर अलग से आ सकता है, हमें अपना आंसर क्या शैली क्या रेडी करके रखना है, प्लीस्टोसीन एज कौन सी एज होती है, आइस एज के वॉर्म एज, आइस एज। एंड पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, प्लीस्टोसीन पीरियड एक जियोलॉजिकल पीरियड है जब अर्थ का जो सरफेस था ये पूरा का पूरा आइस से कवर्ड था। वेदर वॉज सो कोल्ड दैट ह्यूमन और प्लांट लाइफ कुड नॉट सर्वाइव। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जहां पर बर्फ पिघलती है, अर्लीस्ट स्पीशीज जो थी इंसानों की वो यहां पर मिली। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब अगर मैं बताऊं तो वो ये होता है श्रेया, ये अर्थ है, बीच में से क्या पास होता है अर्थ के, 0 डिग्री का इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये वो रीजन होता है प्राण्या जहां सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, एंड ये हिस्सा मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है, क्योंकि दिस इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इस रीजन को बोला जाता है, दिस रीजन इज ट्रॉपिक्स, ठीक है। यहां पर वेट एंड वार्म क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है। फ्लोरा एंड फ्लोरल डाइवर्सिटी एंड फोनल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होती है यहाँ पर, मतलब पेड़ पौधे और एनिमल्स की स्पीशीज़ बहुत बहुत वेराइड होती है, बहुत वैरायटी की होती है। तो ट्रॉपिक्स वर्ड समझ में आ गया प्राण्या, कोई दिक्कत श्रेया, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ मैंने समझा दी, आगे आओ। ये जो एज थी इट वॉज, या फिर ये जो पीरियड था इट वॉज स्प्रेडेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट के ऊपर प्राण्य ज़्यादा फोकस करना है। ये पेलियोलिथिक एज कहाँ पर नहीं फैली हुई थी, जो एलुवियल प्लेन्स थे, इंडस और गंगा। अच्छा, गंगा और इंडस के प्लेन्स को एलुवियल प्लेन क्यों बोला जाता है प्राण्या, क्या करवाया था मैंने 10th क्लास की ज्योग्राफी में पिछले साल, शाबाश, है ना। एंड इंडस क्या सिर्फ एक नदी है या पूरा इंडस सिस्टम है वो, ये गंगा सिर्फ एक नदी के गैंजेटिक सिस्टम है, दोनों के दोनों सिस्टम है। इंडस के अंग बताओ जरा, पार्ट्स बताओ मुझे,
रवि, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, है ना। और सर्दर्न तमिलनाडु एंड हिली एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रेया। इंडस और गेंजेटिक सिस्टम के अंदर देयर वॉज नो सच थिंग विच कैन बी कॉल्ड एज पेलियोलिथिक एज या आइस एज तो ठीक है, लेकिन पेलियोलिथिक एज नहीं कहा जा सकता। सदर्न तमिलनाडु के अंदर हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, एंड जो हिली एरियाज है वेस्टर्न घाट्स के वहां नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है। जो प्री हिस्टोरिक, अच्छा एक एक बात बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट। ये कह रहा है कि सदर्न तमिलनाडु, यार रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तो पलावरम हैंडेक्स तो यहीं से ढूंढा था। क्या अब क्या करूं मैं? फर्स्ट पेलोलिथिक टूल तो यहीं से मिला था। अब क्या करूं मैं? अब क्या बात मानूं मैं? और कह रहा है कि सदर्न तमिलनाडु। ये थोड़ा सा ऊपरी साइड से मिला था पुराने, समझ रहे? जैसे मैं मान लो ये पूरा तमिलनाडु है, ये थोड़ा सा यहां से मिला था इस रीजन से। इसके नीचे जाओगे तो आप पेलियोलिथिक एज के कोई भी एविडेंस नहीं ढूंढ सकते। वो स्टोन टूल्स आपको उसके नीचे नहीं मिलेंगे। मतलब सर्दर्न इंडिया में मिले हैं, ये तमिलनाडु तक मिले हैं, जो कि काइंड ऑफ काफी नीचे आता है साउथ इंडिया के। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल जो इंडिया की दक्षिण भारत की जो टिप है श्रेया, वहां तक पूरे के पूरे हमें ये स्टोन टूल्स फैले फैले मिले हों। जैसा कि हमने देखा, इसने और भी साइट्स को डिस्कवर करा था सर्दर्न इंडिया के अंदर, लेकिन तमिलनाडु के और ज्यादा सदर्न साइड में चले जाओ या फिर इंडिया की टिप तक चले जाओ सदर्न साइड तक, वहां पर आपको पूरे के पूरे स्टोन टूल्स मिले नहीं। इसलिए ये तमिलनाडु ने लिखकर इसने पूरा डिफाइन करा यहाँ पर सदर्न तमिलनाडु। एंड जो हिली एरियाज है वेस्टर्न घाट्स के, वहां पर भी नहीं। जो प्री हिस्टोरिक जो मैन था, दे बिलोंग टू द स्पीशीज ऑफ होमो इरेक्टस। अभी कौन सी स्पीशीज चल रही है? हम लोग कौन है? होमोसेपियंस। एंड इसकी बड़ी सारी कैटेगरीज होती हैं प्राण्या, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन श्रेय आपको भी अभी मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा वो तमिलनाडु वाला, तब आप देखना। याद है मयूर? ऑस्ट्रेलोपिथिकस और ये सारी जो कैटेगरीज होती हैं, है ना। तो ये जो पेलोलिथिक एज का जो पर्सन था वो होमो इरेक्टस था। ये बेसिकली एक स्टेजेस होती है ह्यूमन इवोल्यूशन में, जैसे हम जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एटरेनिस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टिस, होमो नियंद्रथल एंड होमो सेपियंस। अभी कौन सी ये चल रही है स्पीशीज की? होमो सेपियंस, ठीक है। अब दे डिड नॉट हैव अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कल्चर। क्या मुझे कोई इस लाइन का मतलब समझा सकता है? शैली बता सकते हो? दे डिड नॉट हैव अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कल्चर, इसका मतलब क्या है? प्राण्या सिंपल सी बात है, गिने चुने इंसान थे, गिने चुने शब्दों और इशारों में उनका काम हो जाता था। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट मयूर? गिने चुने इंसान थे और गिने चुने शब्द और इशारों में करना ही क्या है? उसको मारना है, जिंगल आला हु करा, रात को बॉनफायर पका के खा लिया। यही जीवन है। सुबह उठ के दोबारा ये मुशक्कत, दोबारा इस रेस में जुड़ गए। पेड़ों से कौन सी पत्तियां तोड़नी है, कौन लकड़ी काट के लाएगा, कौन से चूहे को मारना है, कौन सी बतख को मारना है, कौन से तीतर को मारना है, कौन से क्रोकोडाइल को मारना है, कैसे पका के खाना है, बारिश के दिनों में लकड़ियां कैसे चलेंगी। गिने चुनी लिमिटेड जिंदगी, गिने चुने शब्द एंड गिनी चुनी जीवन की व्यवस्था। उसके लिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तो आज है हम लोगों की। मतलब जैसे पुराने एक बात बताओ ना, जैसे मुझे यहाँ पर एक अपने प्लेटफॉर्म को देखते हुए एक सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में अलग तरीके से बात करना पड़ता है। दोस्तों के लिए ऐसे अलग शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। लैंग्वेजेस भी हम लोग अलग अलग जानते हैं। हिंदी जानते हैं, आप में से कई लोग बंगाली हैं, ठीक है, और इंग्लिश जानते हो आप लोग। तो वो अब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। एंड यहाँ पर दे माइट हैव एक्सप्रेस फ्यू साउंड्स और फ्यू वर्ड्स एंड मोस्ट प्रोबेबली दे यूज साइन लैंग्वेज। यहाँ पर साउंड्स क्यों लिख रखा है और करके क्यों लिख रखा है साउंड्स और वर्ड्स? चेन्नई एक्सप्रेस देखिए श्रेया, देखिए प्राण्या, जब शाहरुख खान उससे एक बोने आदमी से एड्रेस पूछता है जंगल में जाके कि हाईवे कहाँ मिलता है, तो मयूर वो क्या कहते हैं? ठीक है श्रेया, याद आया? करके दिखाना श्रेया।
ठीक है, वे ऑफ लाइफ एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? जो पेलियोलिथिक पर्सन था इंडिया का, दे आर सेड टू हैव बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस। नेग्रिटो रेस मतलब क्या? एक रेशियल डिफरेंशिएशन है बस, ठीक है। एंड दे लिव्ड इन ओपन एयर, रिवर वैलीज, केव्स एंड रॉक सेंटर्स। यानी कि किसके करीब थे ये लोग? नेचर के यार, वाटर ये वो जलपरियां थोड़ी ना मिल रही है वहां पे, नेचर के करीब थे, ठीक है। वाटर के करीब अभी नहीं होंगे वैसे, पता है मयूर, होंगे जब खेती बाड़ी करेंगे, जब प्यार हो जाएगा, सिविलाइजेशन बनाएंगे तब। अभी प्यार, अभी पानी का स्रोत सिर्फ पीने लायक है बस, बस और कोई नहीं, अभी खेती बाड़ी जानती ही नहीं है। एंड दे वर फूड गैदरिंग पीपल, जो कि हंटिंग पे रहते थे। एंड दे यूज टू गैदर वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। इसी चक्कर में बेचारे, पता है, मतलब मैंने एक बारी ना हिस्ट्री ऑप्शनल को भी चुन रखा है यूपीएससी में, मैंने उसको पढ़ रखा है कॉलेज में सेकंड ईयर में। मेरा मन बना था एक बारी कि मैं हिस्ट्री ऑप्शन ले लूँ, तो मैं पूरी हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ चुका हूँ। बड़े सारे हिस्टोरियंस पता है क्या बताते हैं मयूर के, पता तो था नहीं कुछ भी, पुराने ये लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स गैदर करके खा जाते थे। अब जंगलों में काफ़ी सारी जो पत्तियां होती है, बियर ग्रिल्स भी बताता है ना, जहरीली होती है, कि अगर आपने इसको जबान से टेस्ट करा तो लूज मोशंस लग जाएंगे, उल्टियां होने लग जाएगी, डिहाइड्रेशन की वो शिकार हो जाओगे। तो मान लो कि किसी एक पत्ती को चख लिया और उसके अंदर से निकला वाइट फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद गला चोक, सांस रुक गई, पता चला कांटे घुस गए उसके गर्दन में, एंड मौत हो गई, पता चला आंखें पूरी लाल हो गई, वॉमिटिंग होने लगी, शरीर कपकपाने लगा, जैसे सांप ने निगल लिया, सांप का जहर जो है वो फैल गया शरीर के अंदर। ये भी गलतियां इनसे हो जाती थी। फिर इनको पता लगता था जैसे मयूर के, नहीं नहीं उस पत्ती को मत छूना, इशारा करके वो उसको टच मत करना, वो मर गया था परसों, बस। तो हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि ऑब्वियस ही बात है, देखो उस जमाने का इंसान कोई इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है, गलतियां करने से सीख रहा था, कुदरत के साथ वो बेसिकली इन्वॉल्व था और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीज़ें समझ रहा था, सीख रहा था उस जमाने का इंसान, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर वे ऑफ लाइफ एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे बढ़ते हैं। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हाउस बिल्डिंग, घर कैसे बनाना है, मटके वेसल वगैरह कैसे बनाने हैं, या किसी भी प्रकार के मेटल के बारे में वो नहीं जानता था। प्राण्या, आपने एक शब्द सुना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्या वो लोग ज्वेलरीज वगैरह पहनते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, जो कि इसके बाद आएगा वो एरा? पहनते थे मयूर? प्राण्य को बताओ, सारे मेटल्स वो लोग पहनते थे, यूज करते थे, सिर्फ एक कौन सा मेटल वहां पर नहीं मिलता हड़प्पन सिविलाइजेशन में? अरे ब्रॉन्ज तो वो मेन थी यार। आयरन, आयरन कब जाके इन्वेंट होता है? आयरन की इन्वेंशन से 6th सेंचुरी बीसी, सॉरी 6th सेंचुरी बीसी में क्या चीज पॉसिबल हो गई? कैसे? छूटते ही मत बोला करो, डायरेक्ट कंक्लूजन, पिक्चर की कंक्लूजन मत दिया करो, पहले कहानी बताया करो मुझे। छूटते ही एग्रीकल्चर, पहले पहले जंगल जो थे वो क्लियर हुए, कैसे क्लियर हुए श्रेया? आयरन डेवलप जब हुआ ना, तो इसकी वजह से टूल्स बनने लग गए। अब मुझे क्या बताओ, जो तांबे का लोटा है, अगर मैं उससे कोई एक चाकू या तलवार बनाऊंगा प्राण्या, वो ज्यादा शार्प होगी या लोहे की तलवार ज्यादा शार्प होगी बताओ? लोहे की तलवार। तो जंगल वगैरह कट गए उसकी वजह से, एंड क्या डेवलप हो गए? एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर की जमीन किसी एक किसी एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ लोगों के पास ज्यादा होने लग गई, दूसरे लोगों को प्राण्य चिढ़ होने लग गई, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना शुरू करा कि ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड कौन हड़प सकता है। इसकी वजह से क्या हुआ प्राण्या, कि जो श्रेया एग्रीकल्चर लैंड जो ज़्यादा से ज़्यादा बटोर पाया, वो जाके बनाने लगे अपनी किंगडम्स। उन किंगडमों में से जो सबसे ज़्यादा, जो सबका बाप बन पाया, वो उसने बनाया एम्पायर। एंड द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया वॉज मौर्यन एम्पायर। अशोका वाली बात कर रहे थे ना प्राण्याम कल, ये है पूरी कहानी, और इसी कहानी की तरफ हमें जाना है। तो बाद में
इट वॉज ओनली इन द लेटर स्टेजेस डेट दे अटेंड द नॉलेज ऑफ फायर। ये तो बट ऑब्वियस की बात है ना प्राण्या, कि जब हम बचपन से पढ़ते थे कि फायर कैसे इन्वेंट हुई, वो इन्वेंट हुई, तो इंसान शुरू में आग के बारे में भी नहीं जानता था, है ना। आग के बारे में उसको कैसे पता लगता था? फर्स्ट इंटरेक्शन आग से इनका कब हुआ? अब वो मत कह देना कि पत्थर चमकाए चिंगारी निकली तो आग निकली, नहीं, उससे भी पहले हो चुका था। बताओ क्या? वेरी गुड। थंडर स्टॉर्म नहीं, थंडरिंग। ठीक है, हाँ, थंडर स्टॉर्म नहीं, बारिश साथ साथ नहीं बिजली के। हाँ ठीक है, थंडर, लाइटनिंग गिरी, लाइटनिंग गिरी किसी एक स्टेपी पर। ये शब्द आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है प्राणा, लेकिन इसको साफ शब्दों में बोलूं, घास फूस वाले इलाके, ग्रासलैंड्स में सूखी घासें, बिजली गिरी। बिजली क्या करेगी? एक चिंगारी कहीं पर भी लगेगी, बिजली गिरेगी तो क्या होगा? पूरे का पूरा ग्रासलैंड क्या होगा? जल जाएगा, आग लग जाएगी। उसके अंदर क्या होगा? कोई एनिमल्स होंगे, कोई एनिमल्स होंगे वहां पर जो घूम रहे होंगे। जब आग लग जाएगी तो इन ये क्या हो जाएंगे? एनिमल्स कुक हो जाएंगे, बेक हो जाएंगे। ये लोग गैदरर्स थे। ये पका हुआ मांस, इसकी खुशबू इनको यहां तक ले गई। अब कच्चा मांस अभी तक ये खाते थे, लेकिन जिस दिन ठंडरिंग होती थी और कोई जानवर जल जाते थे, जब इसको ये टेस्ट करते थे इस मांस को, तो इनको क्या फील आती थी? इट इज अ वेरी टेस्टी फूड। एंड प्राण्या, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इनको ये लगा ये आकाश से गिरता है ये कोई चीज, और ये खाने को, जानवरों को टेस्टी बना देता है। बड़ा यार, हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते इसे? ये कहां से बन सकता है? तो इंसान एक दिन ऐसे बैठा बैठा पत्थर घिस रहा था, चिंगारी निकली, गिरी किसी चीज के ऊपर, आग लग गई। इन्होंने देखा कि ऐसे भाई चिंगारी बना सकते हैं। इसका एक और तरीका फिर इन्होंने बाद में ढूंढा। मैंने एक वीडियो दिखाई थी, लकड़ी वन, लकड़ी टू। प्राण्य देखा होगा, बियर ग्रिल्स इसको घुमा घुमा के घिसता है, इसमें से धुआं निकलना शुरू होता है, आग लगती है, फिर इस आग को फूक कर करते करते फिर किसी चीज के ऊपर रख देता है और आग लग जाती है। मेन श्रेया जानते हो इस प्रोसेस के बारे में क्या? यहां पर देखो, आग जलाने की जब प्रक्रिया और ज्यादा कैसे, पहले पत्थर पत्थर की मदद से हो गई, फिर उसके बाद और ज्यादा कैसे एनहेंस हुई, इसको देखो। सूखी घास ली, या कोई ग्रासलैंड से आई हुई, हाँ सूखी घास है मतलब कुल मिला के, हाँ ठीक है, इसको लिया। कुणाल ध्यान से देखना, एक लकड़ी ली, इस लकड़ी के अंदर छेद कर दिया जाएगा एक। नीचे जो लकड़ी रखी है देखो, एक गैप है इसके बीच में, और ये ऊपर देख रहे हो, ये घुमाएगा। आग कौन से प्रोसेस की वजह से लगेगी प्राण्या? कौन सा साइंटिफिक प्रोसेस? फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या हो रहा है ये? फ्रिक्शन। आपको पता होगा जैसे जो बुलेटिन बोर्ड की जो पिंस नहीं होती है श्रेया, अगर मैं टेबल पे घिसता घिसता ऐसे बहुत देर तक घिसता रहो, अगर आपको छुला दूं ना अगर आपके कोनी पे, तो आपके निशान पड़ जाएगा, आप जल जाओगे, पता है? हाथ पे एक निशान आ जाएगा उससे, बहुत गर्म हो जाएगा वो। ये देखो कुणाल, देख रहे हो धुआं छूटने लगा, यानी कि नीचे वाली लकड़ी जल गई है। इसको उठाकर फूक फूक के सुलगाया जा रहा है, सूखी घास में रखा गया, धुआं उठने लगा, पकड़ लिया आग, जल गई आग। सिंपल। पका लो फिर गोश्त ऐसे अपना, ये लो। एंड जितने तुम लोग में से कमीने पापी एमसीबीसी लोग हैं वो खाओ इनको। तो इन अपर पेलियोलिथिक पीरियड एविडेंस ऑफ आर्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। यानी कि जो ये जो पेलियोलिथिक पीरियड जब इनहेंस होगा, तो उस टाइम पर देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ आर्ट ऑल्सो। ये फॉर्म ऑफ आर्ट कैसे दिखेगी? इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। अब मुझे बताओ ये पेंटिंग होगी किस पे? श्रेया, व्हाट विल बी द बेस ऑफ दिस पेंटिंग?
पहले मैं ये देखूं जरा कितने लोग बैठे हुए हैं। ईशा है, ठीक है। शैली आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? अरे तो गूंगी बन के क्यों बैठी हुई बे? पूछना समझ में नहीं आ रहा, मैं कहूँ पता नहीं चली गई। हाँ बताओ, ये पेंटिंग्स जो होंगी सब लोग बताओ ज़रा। ईशा, ये कहाँ पर होंगी, किस चीज़ के ऊपर होंगी, बेस क्या होगा इनका? शाबाश। और इसी के साथ कॉम्बिनेशन में कह लो केव वॉल्स, एक ही बात है ना? केव वॉल्स। अच्छा, शुरू शुरू में जो इंसानों ने चित्र बनाए, वो चित्र के लिए आज भी देखो वो देखने को मिलते हैं। उन्होंने ऐसा क्या पदार्थ यूज करा प्राण्या के, वो जो इमेजेस हैं वो आज भी इंटैक्ट हैं उसके उसके वहां पर? कैसे बनाते थे वो पेंट? एनीवन? ओखर। ओखर का मतलब होता है गेरुआ, वो तो बाद में आया। और अरे यार तुम लोग भी ना। अर्दन मटेरियल्स एंड मिनरल्स, इन्हीं को मान लो। जैसे ये रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, इसी प्रकार के पत्थर है। घिस दिया, चूरन बना दिया, घास फूस ले ली, पानी मिलाया, किसी न किसी प्रकार की कोई गोंद मिलाई, गम मिलाई, सबको मिक्स करके एक पेंट बना दिया जो कि स्टिकी फॉर्मेट के अंदर वर्क कर रहा है। बस पेंट कर लो कलरफुल तरीके से। एंड बाद में एक चीज और ये लोग मिलाने लग गए, जो कि मयूर ने बोला, OCHRE, ओखर। इसको बोलते हैं गेरुआ। अपने यहाँ कुणाल जानते होगे, बहुत सारी जगह में, MP, यूपी, बिहार में, पंजाब में भी शायद आप जानते होगे, गेरुए से, गेरुए और गोबर को मिक्स करके घर लीपा जाता है। यानी कि फ्लोर के ऊपर कोई कोई चीज बिछाई जाती है पूजा वगैरह के टाइम पर। एंड गणेश जी जब गोबर के बनाए जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पर भी ये चीज शुभ मानी जाती है। एंड गेरुए से घर को लीपना, कुणाल, ऑस्पिशियस माना जाता है ना, किसी शुभ ओकेशन पे करा जाता है ना ऐसा, ये चीज। और ये वही है गेरुआ। प्राण्य रंग दे तुम वही गेरुआ वाला। ओकर, ये ऐसी मिट्टी होती है। एंड ओकर ऑन फ्लोर, यहाँ पर आएगा नहीं। क्या यार, छोड़ो, इसको मत मान लेना प्राणा, ये गेरुआ नहीं है, ठीक है? हाँ, बालों के कलर को भले ही आप बोल सकते हैं गेरुआ। गेरुए से ऐसे मिला करके कलर बनाया जाता है। एंड देयर इज, ऐसे करके आप इसमें कुछ ना कुछ मिलाकर, गोबर वगैरह मिलाकर घर को लीपा जाता है, मतलब फ्लोर के ऊपर बिछाया जाता है। उसके बाद होता, उत्तराखंड वगैरह में भी होता है ना। हाँ, तो मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल्स ऑफ अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स। जैसा कि पुराने आपने कहा था ना कि पत्थर ऐसे ही थे, ज़्यादा उन पर कोई मेहनत करनी नहीं जाती थी। अनपॉलिश, अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स। अनड्रेस्ड का मतलब क्या है? अनड्रेस्ड रफ स्टोन का मतलब क्या है? शार्प नहीं थे। और जो चीज शार्प नहीं होती उसका वर्ड क्या होता है अपोजिट? हाँ, ब्लंट। ब्लंट। चाकू या तो शार्प होता है श्रेय, या तो ब्लंट होता है। पेट में या तो पूरा घुसेगा, या फिर ढेंचू ढेंचू वाली आवाज आएगी, है ना? मेनली हैंड एक्सिस ये होते थे यूज, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैं आपको अब ना ये टर्म समझा देता हूँ, एक बार के लिए बस दिखा देता हूँ। क्लेवर्स, ये है क्लेवर टूल। कुछ ऐसे कुछ ऐसे पत्थर, ठीक है, ये क्लेवर्स। उसके बाद चॉपर्स, ये चॉपिंग करने के काम आते थे।
ये, ठीक है, कूट के इसको कुछ ना कुछ करना, ठीक है। उसके बाद ब्लेड्स, ये होते थे ब्लेड, और कुछ इस टाइम के भी ब्लेड ऐसे, ठीक है। ये किस लिए यूज होंगे? हाँ, स्किन हाइडिंग का मतलब जानते हो प्राण्या, श्रेया? क्या छीलना मतलब है ना, फ्लैश अलग कर देना और खाल अलग कर देना, जैसे टाइगर के साथ करा जाता है या फिर किसी और जानवर के साथ करा जाए। ब्लेड्स, ब्यूरिन्स, थोड़े से शार्प, छोटे, ठीक है, पिन पॉइंटिंग की तरह यूज करे जा रहे हैं। एंड ये किसी ना किसी चीज में मतलब इंसर्ट करने के, जैसे कोई सिलाई वगैरह करनी है, कोई धागा वगैरह वो सिलना है या कुछ, उसके यूज होते थे, ठीक है। हाँ, कपड़े बनाने हैं तो। और ब्यूरिन हो गया, स्क्रेपर्स, ये भी सेम तरह की वही ब्लेड्स की तरह ही काम आएंगे। अब ये जो स्टोन टूल्स थे, आपको इनके पास नाम याद करने हैं, ठीक है। एक जैसे पुराने, देखो कहने के लिए कुछ भी कह दो, ये दिख तो सेम तरीके के ही रहे हैं, यही लिखे हुए हैं सारे के सारे जो दे रखे हैं ना, ब्लेड्स हैं, ब्यूरेंस और ये स्क्रेपर, सारे के सारे सेम नहीं दिख रहे हैं पूरे के पूरे, बताओ, है ना। बात वही है, बस एक बार के लिए मैंने दिखा दिया, काफ़ी है, ज़्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं डालना है। अब ये जो, क्योंकि ये जो स्टोन टूल्स थे, देवर मेड ऑफ हार्ड रॉक, जिसको हम लोग कहते थे क्वार्टजाइट, ठीक है। पेलियोलिथिक मैन जो थे, इनको इसलिए क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता था। ये क्वेश्चन बन सकता है बड़े सारे एग्जाम्स के अंदर, क्वार्टजाइट मैन कौन से एरा के लोगों को बोला जाता था? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं प्लीस्टोसीन एरा के लोगों को क्वार्टजाइट मैन बोला जाता था? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ये कहाँ गया, बात तो वही है ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं नेग्रिटो रेस के लोगों को क्वार्टजाइट मैन बोला जाता था? ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूं होमो इरेक्टस लोगों को क्वार्टजाइट मैन बोला जाता था? बिल्कुल। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी वाले लोग क्वार्टजाइट मैन थे, ठीक है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोट एंड कोट क्योंकि करके दे रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।